नासा के द्वारा किए गई एक स्टडी से पता चला कि 26 मिनट की झपकी लेने के बाद एक पायलट की परफॉर्मेंस 34% यानी 34% बढ़ गई थी। एक और स्टडी से पता चला कि 45 मिनट की झपकी लेने के बाद स्टूडेंट की मेंटल प्रोसेसिंग काफ़ी बढ़ गई थी। 1965 में 17 साल के रैंडी कवर्नर ने फैसला किया कि वो अपने साइंस प्रोजेक्ट के दौरान 11 दिनों तक लगातार जागते रहेंगे। हेलो दोस्तों, बुक समरी अरविंद में आपका स्वागत है। आज हम जिस बुक पर बात करेंगे उसका नाम है ब्रेन रूल्स, जिसको लिखा है जॉन मेडिना ने। जॉन मेडिना ने इस बुक में बताया है कि आपका माइंड इतना पावरफुल होता है कि आप जो भी कराना चाहते हो उसे बहुत ही आसानी से अचीव कर सकते हो या किसी भी चीज़ को बहुत आसानी से पा सकते हो। आपने देखा होगा कुछ लोगों का दिमाग बहुत तेज़ी से काम करता है और कुछ लोगों का बहुत धीरे। इसका मतलब जो लोग अपने दिमाग का ज़्यादा यूज़ करते हैं उनका दिमाग अच्छे से काम करता है और जो दिमाग का कम यूज़ करते हैं उनका दिमाग ज़्यादा इफ़ेक्टिवली वर्क नहीं करता है। ब्रेन रूल्स बुक में हमको यही सब बताया गया है कि अपने माइंड को यूज़ करके आप कैसे चीज़ों को आसान बना सकते हैं। डॉक्टर जॉन मेडिना एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट प्रोफेसर हैं। वह टेलरिस रिसर्च इंस्टीट्यूट के फाउंडिंग डायरेक्टर हैं, जिन्होंने बच्चों के कोग्निटिव डेवलपमेंट पर ध्यान फोकस किया है। मेडिना एक बेहतरीन टीचर रहे हैं जिन्हें कई अवार्ड से नवाजा गया है। वो सेंट्रल पैसिफिक यूनिवर्सिटी में ब्रेन सेंटर के डायरेक्टर भी हैं। उन्होंने साइकोलॉजी के बारे में 10 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं। ब्रेन रूल्स बुक का इंट्रोडक्शन यानी परिचय। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका ब्रेन यानी कि दिमाग कितना पावरफुल है? ये शब्दों और नंबर्स को समझ सकता है। जब आप डरे या घबराए हुए होते हैं तब भी ये आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करता है। आपका ब्रेन सिर्फ पावरफुल ही नहीं बल्कि बहुत तेज भी है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप कुछ पढ़ते हैं तो आप उसे कैसे समझ पाते हैं या कितनी तेज़ी से किसी भीड़ में भी आप अपने दोस्त या जाना पहचाना चेहरा पहचान लेते हैं? ये कमाल आपके ब्रेन और उसके अंदर लाखों न्यूरॉन्स का है। यह कितने आश्चर्य की बात है कि एक छोटी सी जगह में आप अनगिनत इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। तो हम अपने ब्रेन को बेहतर बनाने के लिए आखिर क्या कर सकते हैं? इस बुक में आप सीखेंगे कि ब्रेन कैसे काम करता है और आप इसे हमेशा अच्छी कंडीशन में कैसे बनाए रख सकते हैं। हमारा ब्रेन बहुत ही दिलचस्प और हैरान कर देने वाली मशीन है। इस बुक के ज़रिए आप इसके बारे में बहुत कुछ जानेंगे, क्योंकि यकीन मानिए आपका ब्रेन आपको बहुत ही अच्छे से जानता है। एक्सरसाइज नंबर 1, व्यायाम मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ाता है। हमारे जो पूर्वज थे, एक तरह से आप उन्हें बंजारा कह सकते हैं, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। वो अलग अलग जगह जाने के लिए मजबूर थे, क्योंकि एक जगह पर लंबे समय तक रहना संभव नहीं था। उन्हें कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, जैसे उनके पास खाने की या लकड़ी की कमी होती थी, जंगली जानवर हमला कर देते थे या मौसम हमेशा बदलता रहता था। ऐसी कंडीशन का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहने से ब्रेन को तेज़ी से डेवलप होने में मदद मिली। लेकिन अगर आज की बात करें तो हमारे पूर्वजों की तुलना में हमारी लाइफस्टाइल और रहन सहन बहुत अलग है। आज हम अपनी सीट से हिले बिना कई घंटों का सफ़र तय कर लेते। कई तरह की मशीन ने हमारा काम आसान बना दिया है। हाँ, हमारा बुढ़ापा कैसा होगा, हमारी लाइफस्टाइल का इस पर गहरा असर होता। अगर आप एक सुस्त जीवन जीते हैं यानी इनएक्टिव हैं और आपने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर समय सोफे पर लेटे हुए बिताया, तो इसमें कोई शक नहीं कि आप बढ़ती उम्र के साथ ढलने लगेंगे। लेकिन अगर आपने एक एक्टिव लाइफ स्टाइल अपनाया है तो आप 75 के बाद भी चुस्त और फुर्तीले बने रहेंगे। एक्सरसाइज करने के बहुत फ़ायदे होते हैं। ये हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी बीमारी के रिस्क को कम कर देता है। ये आपको फिजिकली और मेंटली परफेक्ट शेप देता है। कई स्टडी ने यह साबित किया है कि जो लोग एक्टिव लाइफ स्टाइल अपनाते हैं वो मेमोरी, लॉजिक, प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी और बातों को समझने की पावर में सुस्त लोगों की तुलना में काफ़ी आगे। अगर आप भी आलसी और सुस्त हैं तो उदास ना हो, क्योंकि रिसर्च करने वालों ने गौर किया तो पाया कि एक्सरसाइज प्रोग्राम को फॉलो करने के बाद
इनएक्टिव लोगों की मेंटल एबिलिटी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होने लगा था। 4 महीनों में उन्होंने बहुत प्रोग्रेस दिखाई थी। एक्सरसाइज बुढ़ापे में होने वाली बीमारियों के रिस्क को भी कम करता है। नंबर 2, सर्वाइवल रूल, विकसित मानव मस्तिष्क। हमारे पूर्वजों ने कठोर वातावरण से बचने के लिए सिर्फ अपनी बॉडी को ही नहीं बल्कि अपने दिमाग का भी बहुत इस्तेमाल किया। वो सिंबॉलिक रीजनिंग का इस्तेमाल करते थे। सिंबॉलिक रीजनिंग वह कला है जो हमें जानवरों से अलग बनाती है। ये उन चीज़ों को देखने की एबिलिटी है जो सच में मौजूद नहीं है। इमेजिन कीजिए कि आप अपने हाथ पर एक सीधी और लंबी लाइन ड्रॉ करते हैं। क्योंकि हमारे पास सिंबॉलिक रीजनिंग है, इसलिए हम समझ जाते हैं कि इसका मतलब या तो अल्फ़ाबेट आई है या नंबर 1। सिंबॉलिक रीजनिंग ने हमारे पूर्वजों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में और अगर अलग कोई खतरा है तो हमें सावधान करने में मदद की है। ये तो शुक्र है कि समय के साथ इंसान में कई बदलाव और डेवलपमेंट हुआ और कुछ ऐसे सिंबल बन गए जिन्हें दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी समझ सकता है। जैसे रेड सिग्नल का मतलब स्टॉप, थम्स अप का मतलब ओके वगैरह। हम कई फील्ड में जैसे लैंग्वेज, आर्ट, पोइट्री में सिंबॉलिक रीजनिंग को यूज करते हैं। हमने अपने कल्चर को इस यूनिक एबिलिटी में ढाला है। हमारे पवित्र ग्रंथों, पौराणिक कथाओं और दिग्गजों के बारे में सोचिए। इंसानों ने सिंबॉलिक रीजनिंग की मदद से धर्म और कॉरपोरेशन को बनाया। जानवर ये कुछ भी नहीं कर सकते थे। नेचुरल सिलेक्शन ने हमारे कमज़ोर पूर्वजों को हटा दिया और ज़्यादा मजबूत लोगों का जीनियस अगली पीढ़ी में चला गया। फिर भी हिस्ट्री ने इसे अनदेखा कर दिया। जब ईस्ट अफ्रीका में हमारे पूर्वजों ने एक छोटी सी आबादी से धरती पर जिंदगी की शुरुआत की थी तो आज आबादी 7 अरब तक पहुंच गई। तो इसका जवाब है बदलाव। इससे लड़ने के बजाय हमने बदलाव के साथ ढलना और उसे अपनाना सीखा। ह्यूमन ऑरिजिन्स के डायरेक्टर रिचर्ड पोर्ट्स इसे थ्योरी को वेरिएबिलिटी सिलेक्शन थ्योरी कहते हैं। ये थ्योरी बताता है कि हमारे ब्रेन में 2 पावरफुल विशेषताएं हैं। पहला, हम जब गलती करते हैं हम सचेत हो जाते हैं और दूसरा, हमारे ब्रेन हमें उनसे सीखने की परमिशन देता है। इस एबिलिटी ने हमारे पूर्वजों को बिना किसी मदद के तेज़ी से बदलती हुई कंडीशन को झेलते हुए आगे बढ़ना सिखाया। उन्हें बताने या सिखाने वाला कोई नहीं था। उन्होंने खुद सब कुछ झेला और आगे बढ़ते रहे। एक और चीज़ जो हमें जानवरों से अलग बनाती है वो है बिप्लाडिज्म। ये वो एबिलिटी है जो हमें 2 पैरों पर चलने और हाथों को दूसरे काम के लिए इस्तेमाल करने की क्षमता देती है। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर जो इंसानों को औरों से अलग करता है वो है हमारे ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स खास तौर पर प्रॉब्लम को सॉल्व करने, ध्यान फोकस करने और नेचुरल सेंस या इंट्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदार होता है। आइए एक कहानी से इसे समझते हैं। यह कहानी है 25 साल के फिनिश गेज की, जो रेल रोड कंस्ट्रक्शन टीम का हेड था। गेज का परिवार और उसके साथी उसे मजाकिया, स्मार्ट और मेहनती लड़के के रूप में जानते हैं। एक दिन काम के दौरान गेज एक भयानक दुर्घटना का शिकार हो गया। वो चट्टानों को हटाने के लिए ब्लास्ट की तैयारी कर रहा था, लेकिन धमाका समय से पहले हो गया। 3 फुट लंबा स्टील का रॉड सीधे गेज के ब्रेन सेंटर में घुस गया। इसने उसके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को पूरी तरह से डैमेज कर दिया था। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था कि गेज की जान बच गई थी, लेकिन इस घटना ने उसकी ज़िंदगी बदल कर रख दी। हंसता मुस्कुराता गेज अब चिड़चिड़ा, गुस्सैल और झगड़ालू हो गया था। कुछ सालों बाद मिर्गी के दौरों की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। नंबर 3, अटेंशन। हम बोरिंग चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। हमें चीज़ों को सीखने के लिए ध्यान यानी अटेंशन देने की ज़रूरत होती है। आप जितना ज़्यादा ध्यान किसी चीज़ पर देते हैं उतना ही ज़्यादा आप उसे याद रख पाएंगे। अब हर क्लासरूम और ऑफिस में एक सवाल ज़रूर पूछा जाता है कि किसी का अटेंशन कैसे बनाकर रखा जाए। बहुत सारी चीज़ें हमारा ध्यान भटकाती हैं। मान लीजिए कि आप कुछ पढ़ रहे हैं और तभी आपका कुत्ता आपके साथ खेलने लगता है या आसपास से कई गाड़ियां गुजरती हैं वगैरह। जहां भी हमारा ध्यान होता है मेमोरी वहां अपना असर डालती है। गन्स एंड स्टील बुक के ऑथर जेरेड डायमंड ने न्यू गिनी के जंगल में अपनी ट्रिप और वहां के रहने वाले देसी न्यू गिनी के लोगों के साथ
बिताए हुए समय का एक्सपीरियंस शेयर किया। वहाँ के लोग वातावरण में बदलाव को नोटिस करने में, किसी निशान का पीछा करने में और घर वापस लौटने के तरीके खोजने में माहिर थे। जेरेड जो शहर में रहते थे, इनमें से कुछ भी नहीं कर सकते। ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे हम उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ होता है और जिस कल्चर में हम पले बड़े होते हैं। ज़रा सोचिए कि एक न्यू गिनी का बच्चा जिसका जन्म और पालन पोषण न्यूयॉर्क में हुआ है, क्या आपको लगता है कि वो जिंदा रहने के उन टेक्निक को कभी जान पाएगा जिसके बारे में उसके पूर्वज जानते थे? इंटरेस्ट का भी अटेंशन के साथ एक कनेक्शन होता है। मार्केटिंग प्रोफेशनल्स इस प्रिंसिपल का फ़ायदा उठाते हैं। अपने एडवर्टीजमेंट में वो हमेशा कुछ नया, यूनिक और हटके कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। अब साहूजा टेक्यूला के प्रिंट ऐड को ही ले लीजिए। 20 की उम्र के लोग जो पार्टी कर रहे हैं, उसके बजाय उन्हें एक दाढ़ी वाले बूढ़े की पिक्चर लगाई थी जिसने मैले कुचले कपड़े पहन रखे थे और उसके चेहरे पर बड़ी शरारती हंसी छुपी हुई थी। बूढ़े के मुंह में बस एक दांत था, उसके ऊपर लिखा, इस आदमी के दांत में बस एक छेद है। नीचे लिखा था, लाइफ हार्ड है लेकिन आपका टकीला नहीं होना चाहिए। इस ऐड ने लोगों का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट किया क्योंकि इसकी पिक्चर इतनी यूनिक और हटकर थी और इसमें लिखी लाइन में ह्यूमर था। जानकारी या अवेयरनेस भी अटेंशन पर असर डालती है। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट और डॉक्टर ऑथर ओलिवर सैक्स के बुक में डॉक्टर ओलिवर के पास एक पेशेंट आई जिन्हें खतरनाक स्ट्रोक हुआ था। उनके ब्रेन का पिछला हिस्सा पूरी तरह से डैमेज हो गया था। इसका असर यह हुआ कि वो अपनी बॉडी के लेफ्ट हिस्से में ना कुछ महसूस कर सकती थी और न लेफ्ट आंख से कुछ देख सकती थी। उनके लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है उन्हें कुछ पता नहीं चलता था, इसलिए वो उस पर ध्यान नहीं दे पाती थी। इस हादसे के बाद जब भी वो मेकअप यूज करती थी तो सिर्फ चेहरे के राइट साइड में करती थी। जब वो खाती थी तो अपनी प्लेट या राइट साइड का हिस्सा खाती। वो अक्सर नर्स से शिकायत भी करती कि उन्हें खाने में कभी कुछ मीठा क्यों नहीं दिया जाता था। नर्स उन्हें कहती कि अगर वो अपनी लेफ्ट साइड में देखेंगी तो उन्हें मिठाई ज़रूर दिखाई देगी। मिठाई तो हमेशा वहाँ रखी होती है, उन्हें बस इस बारे में पता नहीं चला था। नंबर 4, याद करने के लिए दोहराएं। आपकी मेमोरी आपको ज़िंदा रहने में मदद करती है। अगर आपको ब्रेन इस बात को याद नहीं रखेगा कि आपको खाने की किस चीज़ में एलर्जी है तो आप वही चीज़ बार बार खाकर बीमार हो जाएंगे। एक्सपीरियंस आपके ब्रेन को सेव कर देते हैं और आपको लंबे समय तक जीने में मदद करते हैं, लेकिन असल में हमारी मेमोरी काम कैसे करती है? जर्मन रिसर्चर हरमन एबिंगहॉस ने खुद पर एक्सपेरिमेंट करके इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की। उन्होंने 2303 अल्फ़ाबेट वाले बेतुके शब्द बनाए जैसे JUG, REN, TAZ और उन्हें याद करने में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से एबिंगहॉस को एहसास हुआ कि मेमोरी की अलग अलग लाइफ स्पैन होती है। कुछ यादें बस कुछ पलों के लिए याद रहती हैं जबकि कुछ ज़िंदगी भर के लिए याद रह जाती हैं। एबिंगहॉस ने बताया कि एक मेमोरी को लंबे समय तक याद रखने के लिए उन्हें बीच बीच में शब्दों को दोहराना पड़ता है। जितनी बार आप रिपीट करेंगे वो मेमोरी उतने लंबे समय तक बनी रहेंगी। एबिंगहॉस के काम के कारण इस सब्जेक्ट पर और भी स्टडी की गई। आप इस प्रिंसिपल को पढ़ाई करने में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको बहुत कुछ याद करने की ज़रूरत है तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। अगर आप उसे हर रोज़ रिपीट कर सकते हैं तो, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम के ठीक पहले कम समय में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन याद करने की कोशिश करेंगे तो आप इसमें फ़ेल हो जाएंगे। एबिंगहॉस कहते थे कि थोड़ी इन्फॉर्मेशन को गैप देकर याद करना सब कुछ एक साथ याद करने से बेहतर होता है। यानी एक ही बार में सब कुछ याद करने की कोशिश करने से ज़्यादा असरदार ब्रेक लेकर छोटे छोटे पोर्शन याद करना होता है। नंबर 5, लॉन्ग टर्म मेमोरी। जैसे कि नाम से पता चलता है कि शॉर्ट टर्म की मेमोरी इतनी भी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होती।
साइंटिस्ट एलन ब्रैडले के अनुसार इतने 3 फैक्टर का एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। पहला एक ऑडिटरी, दूसरा विजुअल और तीसरा एग्जीक्यूटिव। शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए ज़्यादा सटीक शब्द वर्किंग मेमोरी हैं। ऑडिटर फैक्टर हमारे द्वारा सुने गए शब्दों के लिए दिया गया है। विजुअल फैक्टर उन इमेज के लिए जिम्मेदार है जो हम देख सकते हैं और हमारे ब्रेन में उसकी पिक्चर बनाते हैं। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव शॉर्ट टर्म मेमोरी में सभी चीज़ों का ट्रैक बनाए रखता है। आइए कहानी से इसे समझते हैं। मिंगेल नजडॉर्फ जाने माने चेस प्लेयर थे। जब वो एक कंपटीशन के लिए अर्जेंटीना में थे तो जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया था। मिंगेल के परिवार को बंदी बनाकर कंस्ट्रक्शन कैंप में ले जाया गया, इस उम्मीद के साथ कि वो दोबारा अपने परिवार से मिल पाएंगे। मिंगेल ने 11 घंटों में चेस के 45 गेम खेले। उन्होंने इसे एक पब्लिसिटी स्टंट के रूप में इस्तेमाल किया ताकि उनके परिवार का कोई भी मेंबर उनके बारे में सुनकर उनका पता लगा सके। 11 घंटों तक बिना रुके चेस खेलना अपने आप में हैरान करने वाला था, लेकिन इसमें एक और दिलचस्प बात थी, जो ये थी कि मिंगेल आंखों पर पट्टी बांधकर ये सभी गेम खेल रहे थे। इस बात पर ध्यान दें कि गेम की शुरुआत में चेस के बोर्ड पर हर पीस के लिए एक जगह फिक्स होती है। मिंगेल ने सबसे पहले ऑडियो फैक्टर का इस्तेमाल करते हुए गेम, जब सामने वाला प्लेयर अपनी चाल चल देता तो मिंगेल उससे पूछते हैं कि उसने कौन सा पीस बढ़ाया है और उसके हिसाब से अपनी चाल चलते। उसके बाद उन्होंने विजुअल फैक्टर का इस्तेमाल कर अपने ब्रेन में इमेज बनाई कि चेस बोर्ड पर ही पीस कैसे चलता है। इसलिए वो आंखें बंद रखते हुए भी गेम आसानी से जीत सकते थे। अंत में मिंगेल ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव फैक्टर का इस्तेमाल एक गेम को दूसरे से अलग करने के लिए किया। मतलब जब एक गेम ख़त्म हो जाता तो वह अपनी मेंटल इमेज को दोबारा गेम शुरुआती सेटिंग पर सेट कर लेते। जैसा कि एबिंगहॉस ने कहा, अगर आप बीच बीच में अपनी इन्फॉर्मेशन को रिपीट नहीं करेंगे और उसे दूसरी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे तो आप जल्दी उसके बारे में भूल जाएंगे। प्रोसेस को कंसोलिडेशन कहा जाता है। इस तरह हम अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदलते हैं। आसान शब्दों में कंसोलिडेशन का मतलब है रिपीट करना और जोड़ना। अगर आप सच में कुछ याद रखना चाहते हैं तो आपको उसे बार बार रिपीट करना होगा। इसका मंत्र है रिपीट करें और कनेक्ट करें। आपको यह जानकर आश्चर्यजनक होगा कि आपकी बचपन की यादें उतनी भी सटीक नहीं हैं जितना कि आप सोचते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है आपकी मेमोरी में किसी भी घटना की डिटेल मिटने लगती है और इसलिए ब्रेन नई बातें उस घटना में जोड़ने लगता है। आपका ब्रेन दुनिया में आपके द्वारा एक्सपीरियंस की गई हर इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर ले लेता है। इसलिए ये आपकी पुरानी यादों को नई यादों के साथ जोड़ने की टेक्निक का इस्तेमाल करता है। इससे ब्रेन को हर चीज़ का मतलब समझने में आसानी होती है। जैसे कि मान लीजिए कि 8 साल की उम्र में आपने बीच पर अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ही अच्छा समय बिताया। 10 साल की उम्र तक आप उस दिन की डिटेल को बिल्कुल सटीक तरह से याद रख पाएंगे। आपने अपनी डायरी में उस दिन के बारे में लिखा भी हो, लेकिन अगर आप 30 साल के बाद उस डायरी को पढ़ेंगे तो उस दिन की मेमोरी वैसी नहीं होगी जो डायरी लिखते वक्त थी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके नए एक्सपीरियंस उस खुशनुमा मेमोरी पर अपना असर डालते हैं, जिस वजह से उसकी डिटेल मिटने लगती है। जिन बातों को हम बार बार याद नहीं करते वो बातें ब्रेन अपने आप डिलीट करने लगता है। नंबर 6, स्लीप। अच्छी नींद लें, अच्छा सोचें। अक्सर नींद की कमी की वजह से आप जो बदलाव महसूस करते हैं उस वजह से आप ओवर रिएक्ट करने लगते हैं और आप इसमें गलत नहीं हैं। स्टडी ने बार बार इस बात को साबित किया है कि नींद की कमी आपकी बॉडी को गंभीर नुकसान पहुंचाती है। हम बिना रुके या बिना नींद लिए लगातार काम नहीं कर सकते क्योंकि हमारी बॉडी में जागने और सोने का एक ऑटोमेटिक सिस्टम बना हुआ है। जागना और सोना हमारी बॉडी के अंदर चल रही एक लड़ाई के रूप में बताया गया है। ये लड़ाई प्रोसेस सी और प्रोसेस एस के बीच में है।
प्रोसेस सी उन हार्मोन्स और केमिकल से बना हुआ है जो आपको जगाए रखने का काम करते हैं। दूसरी ओर प्रोसेस एस उन हार्मोन्स और केमिकल से बना हुआ है जिनका काम है आपको सुलाना। इस लड़ाई में जो प्रोसेस ज़्यादा हावी होता है उसने हारने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आप जितने लंबे समय तक जागते रहेंगे उतनी ही आपको ज़्यादा नींद आने लगेगी, क्योंकि आपकी बॉडी बहुत थक चुकी होती है। यहाँ तक कि दोपहर में झपकी लेना भी रिसर्च करने वाले द्वारा हेल्थी माना गया है। झपकी लेने का मतलब ये है कि आप आलसी या ज़्यादा सो रहे हैं। झपकी लेने का मतलब ये नहीं है कि आप आलसी हैं या ज़्यादा सो रहे हैं। हमारी बॉडी को बस कुछ देर आराम करने का मौका चाहिए, वह कुछ मिनटों का क्यों ना हो। नासा द्वारा किए गए एक स्टडी से पता चला कि 26 मिनट की झपकी लेने के बाद एक पायलट की परफॉर्मेंस 34% बढ़ गई थी। एक और स्टडी में पता चला कि 45 मिनट की झपकी लेने वाले स्टूडेंट की मेंटल प्रोसेस काफ़ी बढ़ गई थी। आइए एक कहानी से इसे समझते हैं। 1965 में 17 साल के रैंडी गवर्नर ने फैसला किया कि वो अपने साइंस प्रोजेक्ट के लिए 11 दिनों तक लगातार जागता रहेगा। उसने इस अद्भुत काम को सिर्फ सच में करके ही नहीं दिखाया, बल्कि उसने उस साल सबसे लंबे समय तक नींद न लेने वाले इंसान के रूप में एक रिकॉर्ड भी बनाया। लेकिन इसके बाद अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान रैंडी बहुत थका हुआ, चिड़चिड़ा और भुलक्कड़ जैसा बर्ताव करने लगा। उसमें अल्जाइमर बीमारी के लक्षण जैसे भ्रम, पागलपन और मेंटल कन्फ्यूजन भी दिखाई देने लगे। रैंडी की वो एक खराब हुई मशीन की तरह काम कर रही थी। अपने एक्सपेरिमेंट के आखिरी दिन उसकी उंगलियां कांपने लगीं और वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। पूरी नींद लेना सिर्फ बच्चों के लिए ज़रूरी नहीं होता। ये हमारी बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस है जो खुद को रिसर्च करने का पूरी नींद लेना हर उम्र के इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। जब आपको एग्ज़ाम के लिए पढ़ने की या किसी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट पर काम करने की ज़रूरत है तो आपको बीच बीच में रेस्ट ज़रूर लेना चाहिए। झपकी लेने का मतलब आलसी होना नहीं होता, बल्कि ये आपको ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाता है। दोस्तों, इस किताब में आपको 6 रूल के बारे में सिखाया जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। अगर आपको ये 6 रूल इन्फॉर्मेटिव लगे हों तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो ऑडियो बुक समरी लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।